हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो स्वागत है जी आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री के आखिरी लेक्चर में। टुडे इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। और मैंने आपके लिए जो ब्लैंक पीडीएफ है वो अपलोड करवा दी थी। तो आई बिलीव जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। और इसके बाद में डायरेक्टली आपको उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने हैं, वीडियो सॉल्यूशंस जिनमें आप अटके या जिनमें आपको डाउट हो। और दूसरा कि मेरे ख्याल से आप सभी लोगों की जेईई एडवांस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और वापस एक बार लास्ट टाइम आ गया है, पूरा एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कर लो बहुत अच्छे से। और जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं जिसमें कुछ अच्छे सवाल थे उनको एक बार रिविजिट कर लो, ठीक है। और बाकी बस अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है। बहुत अच्छा आप पेपर दे के आने वाले हैं। एडवांस के पेपर में जनरली क्या होता है कि हमें सर स्पीड से ज्यादा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नंबर ऑफ एक्यूरेट क्वेश्चंस पे ध्यान देना होता है। और उसमें आसान सवाल भी आते हैं, डिफिकल्ट या मीडियम क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपने तीनों ही लेवल की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सर। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस की। पहला सवाल ये रहा जी। नाउ ऐसे क्वेश्चंस में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर हमारे पास में साइन वाली चीज मल्टीप्लीकेशन में है, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, ठीक है। तो जैसे मुझे दिखाई दिया साइन 4, फिर उसके बाद में साइन वी हैव 64 और साइन 56, इन तीनों को एक साथ ले लूं तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा। साइन 4 साइन 56 है ना, 60 माइनस 4 और साइन 64, ये तीनों तो सर एक साथ चले गए। मल्टीप्लाइड बाय सर फिर हमारे पास में साइन 8, फिर साइन 68 और साइन 52, तो सर ये भी ठीक हो गया। साइन 8 साइन 68 और साइन 52, ठीक है। मेरे ख्याल से आप रिलेट कर पा रहे हो कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा। फिर वी हैव साइन 16, उसके बाद में 60 प्लस 16 इज 76 और ये हो जाएगा सर हमारे पास में कितना, 44, है ना। 44 कहां है भाई, ये रहा। तो सर ये आ गया साइन 16 साइन 44 और फिर हो जाएगा सर साइन 76। और देखो साइन 20, फिर 60 प्लस 20 इज साइन 80 और 60 माइनस 20 इज साइन 40। तो ये लो सर, ये भी बढ़िया बन गया। बस इतना सही पहचानना था और मेरे ख्याल से आपका आंसर इससे डायरेक्टली आ जाएगा। तो बस ये एक क्लिक करने वाली बात थी कि हां सर इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में सर ये साइन 28, ठीक है, और 28 प्लस 32 इज 62 ऑब्वियसली, है ना। सॉरी 62 नहीं, 28 प्लस 30 इज 60 हो गया और 28 में 60 जोड़ोगे तो सर ये 88 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट जो हमारे पास में आ रहा है ब्रैकेट, दैट इज इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज साइन 28। फिर कितना हो गया भाई, साइन 32, है ना, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 32 और लास्ट में हमारे पास में आ गया सर साइन 88। अब हर एक की वैल्यू आप जानते हैं कि क्या लिखना होता है, दैट इज सर वैल्यू ऑफ दिस इज 1/4 साइन 3 थीटा। अब थीटा अगर ये है तो इसका 3 गुना विल बी 12 डिग्री। फिर 1/4 साइन 24, क्योंकि अगर ये थीटा है 8 डिग्री तो उसका 3 गुना विल बी 24। फिर 1/4 ये वाली चीज कितनी आ गई भाई, सर ये हमारे पास में आ गया 16, 16 इंटू 3 इज 48, तो ये आ जाएगा सर साइन 48, ठीक है। साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा, बस उसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। फिर सर ये वाली चीज, इसको अगर हम देखें तो दिस इज 1/4, तो 20 का 3 गुना इज साइन 60 डिग्री और 1/4 28 का 3 गुना विल बी सर 6 और 2 दैट इज 84, साइन 84 आ गया सर हमारे पास में, ठीक है जी। हाँ, अब देख लो 1 2 3 4 5, तो 1/4 की पावर 5 तो ये आ गई। अब फिर से एक बार वही चीज बन रही है क्या, साइन 12 और 60 माइनस 12 इज 48, है ना। तो साइन 12
साइन 48 और 60 प्लस 12 दैट इज साइन 72 इसमें है नहीं, तो साइन 72 से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 72 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं सर इधर साइन 24। ठीक है, साइन 24, साइन 60 प्लस 24 इज 84 और साइन 60 माइनस 24 इज 36, है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, साइन 36, 60 माइनस 24, तो साइन 36 था नहीं, तो साइन 36 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा करने पर सर ये वाली जो टर्म है ये बच गई, दैट इज साइन 60 डिग्री। चलिए जी, अब जरा देखना इस पूरे की वैल्यू आप क्या बोलोगे सर, दिस इज 1/4 और इसका 3 गुना दैट इज साइन 36, और साइन 36 एक न्यूमरेटर में आ गया और एक डिनोमिनेटर में है ना। अब सर इसकी जगह आप क्या लिखोगे सर, दिस इज 1/4 साइन 24 का 3 गुना दैट इज 24 इंटू 3 इज 72, तो ये आ गया सर साइन 72, तो ये और ये कैंसिल हो गया। 1/4 के 2 फैक्टर्स और आ गए, तो 1/4 की पावर 7 हो गई। ठीक है, 1/4 की पावर 5, एक ये, और यहां पर हमारे पास में बच गया सर दिस इज √3/2। तो मेरे को एक आराम से बताओ, अगर मैं इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर दूं 2 की पावर 14, तो दिस इज √3/2 की पावर, नेट पावर विल बी 15। तो इसी को ही वो n बोल रहा है, तो यहां पर इस पूरे की वैल्यू, मतलब इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद में जो वैल्यू है उसको n बोल रहा है। n की वैल्यू √3/2 की पावर 15 पुट करूंगा तो ये आएगा √3, और √3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा सर दैट इज 0, 1। तो यही हमारा आंसर है सर। अगला सवाल जो कि थोड़ा कैलकुलस का टच है, और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसपे IIT JEE वाले जो है वो काफी बार सवाल पूछ चुके हैं। fx एक नॉन नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और बाउंडेड भी है। ठीक है, बाउंडेड मतलब वो फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो दो, मतलब जिसका ग्राफ दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ जाए, या जो रेंज बाउंडेड में ऐसा तो नहीं है रेंज को क्लोज इंटरवल बोले, ठीक है, रेंज ओपन इंटरवल भी हो सकती है, बट जिसकी रेंज इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी ना जा रही हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जिसका ग्राफ समा जाए। नॉन नेगेटिव है, मतलब इसका मतलब है सर fx जो है दैट इज 0 या 0 से बड़ा है। नॉन नेगेटिव का मतलब तो यही हुआ, कॉन्टिन्यूअस है और बाउंडेड है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर एक कहानी लिखी हुई दिखाई दे रही है, तो मैंने इसको क्या किया, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है cos x इंटू f'(x), और इन सारी टर्म्स को उधर लेके चलूंगा अगर मैं लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा सर माइनस cos x fx, तो इसको इधर ले गए, और या फिर एक काम करो sin x fx इस तरफ है, लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो माइनस sin x fx ऐसा हो जाएगा, और प्लस cos x fx ऐसा हो जाएगा, एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। ये जानकारी हमें दे रखी है, और ये सारे फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वाली चीज वैलिड है। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, तो मैंने कहा देख यार, यहां पर जब भी एक लाइन के अंदर fx और उसका डेरिवेटिव f'(x) आ जाता है ना, तो हम वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली जो चीज होती है e की पावर x, वो वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये पूरा किसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसको टुकड़ों में तोड़ के सोच सकते हो आप। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो सर ये आ जाएगा दैट इज cos x कॉमन लेने के बाद में f'(x प्लस fx, और उसके बाद में इस टर्म को ऐसे लिख रहा हूं दैट इज माइनस sin x fx, और लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब ये f'(x प्लस fx वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको कॉपी में भी बताई जाती है, बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूं। कभी भी आपको f'(x प्लस k टाइम्स fx दिखाई दे, k जहां पर कोई भी कांस्टेंट है, तो ये पता है बेटा किसका डेरिवेटिव होता है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ e की पावर kx fx और डिवाइडेड बाय e की पावर kx, है ना, कि fx और f'(x दोनों एक साथ प्रेजेंट हो और fx के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो, तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो। अगर इसको सोचने में दिक्कत हो रही है तो आप इस पूरे का डिफरेंशिएशन आप साइड में कैलकुलेट कर लो। d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, तो e की पावर kx का डेरिवेटिव k e की पावर x, या फिर एक काम करो पहले e की पावर kx एज इट इज रखो, fx का डेरिवेटिव f'(x
प्लस ई की पावर के एक्स का डेरिवेटिव दैट इज के ई की पावर के एक्स इंटू एफ एक्स, और बाहर आपने ये वाला फैक्टर बैठाई दिया है। तो जब ये वाला फैक्टर बैठा ही दिया है तो ये और ये कैंसिल होकर तो यही तो लिखा हुआ है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना आप। तो मैंने पता है क्या बोला, मैंने बोला कि भाई देख ये वाला इतना पार्ट जो है दिस इज नथिंग बट दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, क्योंकि के की वैल्यू 1 है, ई की पावर एक्स एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स, और साथ में आ गया सर कॉस एक्स, और यहां पर आ गया माइनस साइन एक्स एफ एक्स। ठीक है ना। इसकी जगह मैंने ये लिखा कि इसका डेरिवेटिव है, उस डेरिवेटिव को ई की पावर एक्स से डिवाइड करो, तो यही चीज लिखी हुई है। अब आप एक काम करो, ये ई की पावर एक्स वाली चीज है ना, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एलसीएम लो, फिर डिनोमिनेटर से इधर भेज दो, और ऑब्वियसली सर ई की पावर एक्स इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब मैंने कहा आराम से देख, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये रहा, और फिर ये एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये रहा, मतलब u इंटू वी रूल लग रहा है ना, कि e की पावर x एफ एक्स का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ, पूरा खोल के नहीं लिखा बट ये डेरिवेटिव ही है, और इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मैं ये बोल सकता हूं, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ cos x e की पावर x एफ एक्स, है ना। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x e की पावर x एफ एक्स। इसको अब एक फंक्शन की तरह मानो, तो इसका डेरिवेटिव ये रहा cos x एज इट इज, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और e की पावर x एफ एक्स एज इट इज। ठीक है भाई, ये वाली चीज बन गई। अब सर इसी चीज को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि भैया हमसे बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ध्यान रखना भाई। हाँ, इस चीज को आपको पहचानना आना चाहिए, और इसका जो थॉट प्रोसेस वाला जो तरीका है वो ये वाला है कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स एक साथ दिखाई दे तो आपको ये चीज सोचनी है। तो हमें ये दे रखा है सर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x e की पावर x एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमें लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए एक नया फंक्शन मान लेते हैं, से एक नया फंक्शन है gx, और जो कि इस पूरे के बराबर है, दैट इज cos x e की पावर x एफ एक्स, और ये डेरिवेटिव उसने लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। तो भाई इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 या 0 से छोटा है। तो इस फंक्शन का नेचर कैसा हुआ सर, ये फंक्शन होगा आपके पास में, इसका डेरिवेटिव या तो घट रहा है या 0 है, मतलब या तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है या कांस्टेंट है। मतलब आप इसको बोल सकते हो दिस इज ए नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन कभी बढ़ेगा नहीं। ठीक है, या तो ये डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। मतलब इसी की बात आप ऐसे बोल सकते हो, या तो ये कांस्टेंट है और डिक्रीजिंग है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि कभी कभी डेरिवेटिव मतलब इस तरीके से फंक्शन बन गया। ठीक है, ये gx हमारा हो गया, और ऐसा कब, सभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है सर, यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब हमें जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब में f के बारे में चर्चा करनी है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है भाई, अब इसके बारे में सोच के बताओ, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं आप, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी सर? अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो सबसे छोटे x पर आएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो फंक्शन है cos x e की पावर x एफ एक्स, ये हमेशा g ऑफ 0 से छोटा होगा। मतलब इस पूरे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो x बराबर 0 पर ही आएगी। हाँ सर, और g ऑफ 0 है कितना, cos 0 1 e की पावर 0 1, और यहां आ जाएगा सर f ऑफ 0। ठीक है भाई, बिल्कुल सही सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, और उसने ये वाली जो चीज बोली है ये x की सारी वैल्यूज जो 0 या 0 से बड़ी के लिए है। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर इंफिनिटी। अब भाई अगर मैं x को इंफिनिटी लेकर जाऊं, है ना, x को इंफिनिटी लेकर जाऊं, ये वाला जो फंक्शन है ये तो बाउंडेड है भाई,
ये एक बाउंडेड फंक्शन है, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में इसका ग्राफ लाई कर रहा होगा, तो ये तो इंफिनिटी जा नहीं रहा। एक्स को इंफिनिटी लेकर जाऊंगा तो ये इंफिनिटी जाएगा, है ना। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो डायरेक्टली यहां पर आकर कि ये फंक्शन है, जरा देखना, इसके बारे में आपको ऐसे सोचना है कि cos x e की पावर x एफ एक्स क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर इंफिनिटी, है ना। यहां सोचो जरा कि ये वाला फंक्शन आना चाहिए नॉन इंक्रीजिंग, मतलब ये कभी इंक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब एक बार x को इंफिनिटी लेकर जा तो सर ये वाली चीज जाएगी इंफिनिटी, ये बाउंडेड है, मतलब ये दो लोगों के बीच में झूलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। और सर cos x वाली चीज जो है वो इंफिनिटी के आजू बाजू में, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी बड़ी वैल्यू ले रहे हो, तो ये कभी कभी पॉजिटिव कभी कभी नेगेटिव, है ना, कि आपने इसका आर्ग्यूमेंट इंफिनिटी लेकर गए तो cos के अंदर वाली चीज जो एंगल वाला पार्ट है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो cos वहां पर जाकर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना। एक बात बता, ये तो इंफिनिटी जा रहा है, इसके बाजू वाला पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा इंफिनिटी पर, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस ये भी कॉन्टिन्यूअस ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये बाउंडेड। तो क्या आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये वाले दोनों लोग तो सर ऊपर नीचे होंगे, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों करेंगे। कैसे? वापस सोच कि मान लेते हैं हमने धीरे धीरे एक्स को आगे की ओर ले जाना, चल इंफिनिटी छोड़, तू ऐसे सोच ले कि हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 5 रख दी। ठीक है, अब 5 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से होता है, इसमें पॉजिटिव आएगा cos e की पावर 5 और ये कुछ आएगा। फिर मैंने 7 रख दी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया। और ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस ये भी कॉन्टिन्यूअस ये भी कॉन्टिन्यूअस, तीनों कॉन्टिन्यूअस का मल्टीप्लीकेशन कॉन्टिन्यूअस। तो सर ये कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब सर ये फंक्शन तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है। कोई फंक्शन अगर पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो रहा है तो वो पक्का डिक्रीज किया है, और डिक्रीज करने के बाद में फिर पॉजिटिव हो रहा है तो इंक्रीज किया है। तो सर ये वाली जो जानकारी आपने हमें दे रखी है कि भाई इसका डेरिवेटिव हमेशा ये फंक्शन जो है वो नॉन इंक्रीजिंग रहेगा, इस चीज को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। यहां से आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, इसको हटा दो, इसको देखकर कंफ्यूज मत होना। हम मैं वापस आता हूं अपने एक्सप्लेनेशन पे कि cos x e की पावर x एफ एक्स, कि ये वाला पार्ट जो है ये तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा सर। अब बात आती है सर इस पे एफ एक्स का रोल डिफाइन करो इस तरीके से कि ये फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग रहे, या तो डिक्रीज करे या कांस्टेंट हो जाए। तो सर जो हमारा एफ एक्स है ना वो 0 या 0 से बड़ा है। अब एफ एक्स अगर मान लो पॉजिटिव हुआ, 0 या 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों करेगा। बट यहां पर ध्यान से देखो एफ एक्स 0 के बराबर भी है, तो सर 100% एफ एक्स को जो है वो 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एफ एक्स 0 नहीं हुआ, इस बात को ध्यान से आप लिखिएगा, तो यहां कुछ ना कुछ बचेगा। और जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों करेगा, जबकि जानकारी ये दे रखी है आपने कि फंक्शन इज नॉन इंक्रीजिंग। तो इस पूरे को कंपनसेट करने के लिए एफ एक्स को 0 ही होना पड़ेगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, कोई बच्चा बोलता है कि सर 0 के अलावा कुछ और भी तो हो सकता है, पॉजिटिव कोई नंबर हो जाए, तो मैंने कहा देख पॉजिटिव कोई एक्सप्रेशन हो गया या नंबर हो गया, तो उसके बाद में इसको भी तो देख, इस पूरे का डेरिवेटिव आपने लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब इस पूरे फंक्शन के बारे में आपने जानकारी दे रखी है कि ये कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। तो अगर यहां कुछ रख दिया या कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी नंबर जो पॉजिटिव है, तो उसके बाद में तो आप जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे सर ये इंसान जो है, ये इंसान चेंज होता है सर क्वाड्रेंट की वैल्यू के हिसाब से, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और है ये कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? तो एफ एक्स को 0 ही होना पड़ेगा, बस यही इस सवाल की खूबसूरती थी। अब अगर एफ एक्स 0 है तो सर पहले वाला ऑप्शन गलत हो गया, एफ ऑफ 6 भी 0 एफ ऑफ 5 भी 0, तो 0 प्लस 0 0 से बड़ा नहीं होता। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर है, हैज 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। हाँ सर, एक 1 और एक 2, ये सही बोल रहा है सर। 0 0 0 0 माइनस 0 सर ये भी सही बोल रहा है, ये वाली चीज हो गई 0, तो यहां क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ पाई एक्स माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है सर, इस पूरे को साइन
वैसे ऊपर नीचे वही कर लो सर, ऊपर नीचे क्या कर ले तो मैंने कहा देख ली, ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, और क्या 0/0 फॉर्म बन रही है ना, दिस इज पाई एक्स, है ना, x को 6 की ओर लेके जाओगे, साइन 6 पाई 0, दिस इज ऑल्सो 0/0 फॉर्म है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। या फिर आप इस पूरे को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है तो सर इसको लिख दो, दैट इज साइन 6 पाई माइनस पाई एक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू जो है वो पाई के टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है, है ना। तो ये वाला जो जवाब है सर ये गलत आएगा, 1 नहीं आएगा, पाई इसके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा, तो ये सही हो गया। एक बार इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को प्लीज नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई फॉर्म है, हाँ, जिसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स एक साथ बिठा दिए जाते हैं, तो प्लीज डू रिमेंबर दिस, ठीक है। वैसे तो ये कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला सवाल, पी एन एक एक्सप्रेशन दे रखा है और क्यू एन एक एक्सप्रेशन दे रखा है। P1 Q0 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, P1 और Q0 मतलब सर इससे एक कम, फिर P2 Q1, यहां पर 2 है तो यहां 1 है, तो मैंने कहा एक काम कर, इस पूरे जानकारी को एक साथ निकालने के लिए हम इसकी बात कर लेते हैं, दैट इज Pn इंटू Qn-1, ये चीज क्या हो जाएगी। तो Pn में लिखा हुआ है सर 1 प्लस कॉस 2 की पावर n-1 थीटा माइनस साइन 2 की पावर n-1 थीटा। ये तो सर हमारे पास में Pn हो गया, और Qn नहीं भाई, मुझे Qn-1 चाहिए। तो सर यहां पर 2 की पावर में n-1 लिखोगे तो ये n-2 हो जाएगा, ठीक है, n की जगह n-1, तो दिस इज 2 की पावर n-1 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हो आप इसको, तो दिस इज 2 की पावर n-1 थीटा अपॉन 2। तो ये वाली वैल्यू जो है सर ये Qn-1 है, और ये वाली जो वैल्यू है सर ये Pn है। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और मुझे दिख रहा है कि 2 की पावर n-1 थीटा बार बार आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर n-1 थीटा को थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल दिया। अब ये राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी भाई, बोलना जरा एक बार सर, दिस इज 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा बाई 2 है, दैट इज 10 अल्फा बाई 2, यही है ना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, है ना, इसका आधा है। तो ठीक है सर, अब एक काम करो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। और सर इसको भी आप लिख दो, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको लिख दो सर 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, और इधर ले लीजिए एलसीएम, दैट इज कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं सर, इसमें से 2 कॉस अल्फा बाई 2 यही कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉमन लूंगा, तो यहां ये बचेगा और यहां आ जाएगा 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा सर कॉस अल्फा, और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस अल्फा, है ना। अरे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा, तो एंगल कौन चल रहा है, अल्फा बाई 2, उसका दुगना विल बी सर ये वाला 2 कॉस अल्फा आ गया, है ना जी। तो ठीक है सर, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली पूरी वैल्यू आ रही है, दिस इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा, का मतलब है 2 की पावर n-1 थीटा, है ना। तो ये वाली चीज बन गई सर, बस गेम खत्म। और सर ये तो हमारे पास में एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि P1 Q0 कितना हो जाएगा, तो मतलब सर आपने n की वैल्यू 1 पुट की है, तो दिस इज 2 कॉस थीटा, n की वैल्यू 1 पुट कर दो। फिर P2 Q1 कितना हो जाएगा सर, P2 Q1 हो जाएगा, आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो दिस इज कॉस 2 थीटा। फिर P3 Q2, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 दैट इज कॉस 4 थीटा। चलता जाएगा, लास्ट इज कहां तक गया है, Pn Qn-1 तक गया है, तो दिस इज 2 टाइम्स 2 इंटू कॉस की पावर 2n-1 थीटा।
इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस तरफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 डॉट 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 एन तक गया, तो टोटल वी हैव एन टर्म्स। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर n cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, और ये चलता जाएगा कहां तक सर, cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। ये हमारे पास में स्टैंडर्ड सीरीज है जिसमें cos की टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में और एंगल डबल होता रहता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर, सो साइन में मतलब जहां पर आप ये एंगल डबल कर रहे हो, लास्ट वाला जो एंगल होता है उसका भी डबल कर दो, तो दैट इज 2 की पावर n थीटा, और 2 की पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल दैट इज थीटा, और यहां पर एक 2 की पावर n ये रहा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो सर यहां से हमारा जवाब आ रहा है साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। ये वाली वैल्यू आ गई। अब सर ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये उसने दे रखी है 1 के बराबर, ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू उसने किसके बराबर दे रखी है, 1 के बराबर। तो सर इसका मतलब कि साइन 2 की पावर n थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहां से जनरल सॉल्यूशन वाली चीज लगा दो, वरना वैसे ही देख लो, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा और अल्फा बराबर होंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि सर ये वाली चीज जो है वो पाई माइनस थीटा के बराबर होगी, वैसे सोच लो, है ना। तो यहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी बन के आती है, दैट इज साइन 2 की पावर n थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो या तो सर ये हो सकता है कि 2 की पावर n थीटा इज इक्वल टू थीटा, या फिर सर ऐसा हो सकता है कि 2 की पावर n थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, या फिर सर ऐसा हो सकता है कि दैट इज 2 की पावर n थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस थीटा, है ना, ऐसे चलता जाएगा 3 पाई माइनस थीटा, है ना। अब भाई थीटा कितना है, थीटा तो थीटा ही है सर। फॉर एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एन की अप्रोचेस टू इंफिनिटी थीटा थीटा कैंसिल कर दोगे तुम, या तो थीटा यहां से 0 आना चाहिए, है ना, और 2 की पावर n जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। सर ये वाली चीज तो होगी नहीं ऑब्वियसली। इसके बारे में चेक कर लेते हैं, उसने किसकी वैल्यू पूछी है वो देख लेना, पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 है, तो पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा बनाना है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं सर 2 की पावर n माइनस 1 थीटा से, तो यहां पर बचेगा 2 पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, और इसको जब आप डिवाइड करोगे थीटा को 2 की पावर n माइनस 1 थीटा से, तो ये वाली चीज आ जाएगी 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इसमें अगर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगाऊं, तो देख भाई इस एक्सप्रेशन की तो मुझसे वैल्यू पूछी है, ये वाला एक्सप्रेशन जाएगा सर 0 की ओर, क्योंकि 2 अपॉन इंफिनिटी 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, फाइनल आंसर विल बी 2, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये भी 0 की ओर जाएगा, बिकॉज आप थीटा नहीं जानते हो अभी। उसने बोला कि इस एक्सप्रेशन में अगर इसकी जो वैल्यू है, यहां पे ऐसे सोच ले कि पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा जो है वो 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 है। अब इस पे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगाना मतलब इस पे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगाना, तो सर ये वैल्यू आ जाएगी 2। यहां पर भी आप जब इससे डिवाइड करोगे तो यहां पर पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 के साथ, पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 के साथ एक 2 और आ जाएगा, हमें 2 नहीं चाहिए, ठीक है, बिना 2 वाला चाहिए, तो यहीं से हमारा जवाब आ गया। तो सर फाइनल आंसर इज 2। तो सिमिलरली मतलब एक डिफरेंट टाइप की फॉर्म जनरेट करने की कोशिश कर दी, जिसपे जेई एडवांस वाले बहुत खेलते हैं कि भाई इस तरीके से सवाल पूछा, सीरीज तो ये वाली है और उसके बाद में लिमिट लगवा रहा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा वापस से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। ठीक है सर, इसमें पाई का मतलब होता है सर दैट इज मल्टीप्लीकेशन। थोड़ी देर के लिए काम करते हैं सर, इसको थीटा बोल देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है सर, लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है के की वैल्यू का आपका यूज कर रहा है, के की वैल्यू जो है वो यहां मतलब इस पूरे की वैल्यू ये आ रही है। तो हमने एक छोटा सा काम किया दोस्तों, ठीक है, के की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं। दिस इज पाई, आर की वैल्यू 1 से लेकर 51, 10 ऑफ पाई बाई 3 प्लस
पाई बाई 3 थीटा, इस पाई बाई 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। या फिर एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई 3 इंटू 3 की पावर r अपॉन 3 की पावर 50 माइनस 1, ये वाली चीज होगी। इस पूरे ब्रैकेट को मैं इस तरफ डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, हाँ ना, मतलब इस पूरे तामझाम को, अभी किसी को थीटा वीटा नहीं बोला है। तो सर ये हो जाएगा पाई, r की वैल्यू 1 से लेकर 51 एंड दिस इज कॉट ऑफ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 3 की पावर r अपॉन 3 की पावर 50 माइनस 1, और ये वैल्यू हमारे पास में k की आ गई। अब देखो दो सिग्मा ऊपर नीचे होते तो हम सिग्मा वाली टर्म्स को ऐसे नहीं कर सकते मल्टीप्लीकेशन में, सॉरी एडिशन में हम लोग इनको मर्ज नहीं कर सकते। बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अब सर ये तो सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में और ये भी सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, इसमें प्लस का साइन तो कुछ है ही नहीं। तो मैं इन दोनों को मिलाकर ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज पाई, हां एक साथ मर्ज कर रहा हूं। इस टर्म को ऊपर लेकर जाऊं तो ये कॉट की टर्म है तो सर 10 में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इसको लिख रहा हूं भाई 10 पाई बाई 3 प्लस थीटा। अब इस पूरे को थीटा बोला है मैंने, ठीक है, हाँ, तो ये भी क्या लिखा हुआ है सर, थीटा। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो सर ये बन जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 3 माइनस थीटा, और ये वैल्यू आ गई सर के की। एक बार इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 10 पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो √3 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस √3 10 थीटा, है ना, प्लस है ना, तो यहां माइनस आ जाएगा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला, है ना, और यहां पे 10a माइनस बी का फॉर्मूला इज दैट इज √3 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस √3 10 थीटा। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर नीचे क्या, जैसे ऊपर आ जाएगा दैट इज 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। साफ साफ देख के पता चल रहा है सर 10 3 थीटा का फॉर्मूला हम कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम ऊपर नीचे 10 थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर आ जाएगा सर दैट इज 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय, इस 10 थीटा को एज इट इज रखो, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मतलब डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लीकेशन नहीं किया। तो सर ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला बन गया सर, ये बन गया tan 3 थीटा का फॉर्मूला, और होल डिवाइडेड बाय सर दिस इज tan थीटा। आराम से इस कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए प्लीज। तो ये वाली जो पूरी चीज है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया भाई, ये पूरा बन गया है सर दिस इज tan 3 थीटा अपॉन tan थीटा, बस। अब अगले पर आ जाओ। अच्छा एक बार बताओ, आपने जिसको थीटा बोला है यहां पर 3 और यहां बिना उसके है, ठीक है सर। थीटा हमने बोला है पाई इंटू 3 की पावर r, नीचे एक 3 की पावर 50 माइनस 1, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर r 3 और 3 की पावर 50 माइनस 1, यही हो जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये, तो यहां से हटाकर 3r प्लस 1, है ना। तो जरा देखना r की वैल्यू 1 से लेकर 51, tan 3 थीटा, देख रहे हो ये पूरा फंक्शन और ये वाला पूरा फंक्शन, दोनों में हल्की सी चेंज है कि सर आप इसमें r की जगह r प्लस 1 रख दो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 3 थीटा इज बेसिकली, कि ये जो 3 थीटा है ना बेटा, ये 3 थीटा ये रहा, पाई इंटू 3 की पावर r प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 50 माइनस 1, और जो थीटा है दैट इज पाई इंटू 3 की पावर r अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 50 माइनस 1। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा सर, वो वाला मतलब जो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो दिमाग होता है उसी की बात कर रहा हूं, कि सर ये ऊपर लिखा हुआ है 10 के अंदर f ऑफ r प्लस 1, और नीचे लिखा हुआ है सर 10 के अंदर f ऑफ r, है ना। ये अगर फंक्शन ऑफ r है तो f ऑफ r प्लस 1 है, और ये वैल्यू सर हमारे पास में k के बराबर आ रही है। अब भाई r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 f ऑफ 2 अपॉन 10 f ऑफ 1, फिर r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 10 f ऑफ 3 अपॉन 10 f ऑफ 2,
फिर सर 10f(4) अपॉन 10f(3) चलता जाएगा। जब आप 51 पुट करोगे तो सर ये आ जाएगा 10f(52) अपॉन 10f(51) एंड दैट इज इक्वल टू के। अब ये चीज इसलिए लिखी थी ताकि तुम्हें ये कैंसिलेशन वाली चीज जो है वो दिखाई दे। ये गया, ये गया, ये वाली चीज गई, ये और ये। तो सर ये हमारे पास में आ गया 10f(52) अपॉन 10f(51), सॉरी 51 नहीं, सिर्फ 1, ये वाला बचा ना 10 के अंदर, और दैट इज इक्वल टू के। और जो हमारे पास में f(r) है दैट इज पाई इंटू 3 की पावर r अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 50-1। ठीक है जी। अब यहां से k की वैल्यू या फिर इस चीज को निकालते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है। आंसर की हमें स्ट्रक्चर भी उस तरीके की लेकर आनी है। एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ी सी जगह बना लूं। ठीक है भाई। अब यार f(52) कितना हो जाएगा ये बताओ। देखो f(1) तो हमें समझ में आता है सर। f(1) हो जाएगा 3 की पावर 1, 3 कैंसिल, तो पाई अपॉन 3 की पावर 50-1। और f(52) कितना हो जाएगा सर। 52 यहां रखोगे तो सर कैंसिल करने के बाद में दैट इज 3 की पावर 52 है, तो 51 पाई अपॉन 3 की पावर 50-1 है ना। r की जगह 52 पुट कर दिया ये। अब दोनों में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है क्या। हाँ सर, आप tan थीटा को tan पाई माइनस थीटा लिख सकते हो हमेशा, है ना, या माइनस साइन करके भी आप उसमें से बाहर निकाल सकते हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अब ये थीटा जो है, मतलब जो उसका आर्ग्यूमेंट है एफ के अंदर, 10 के अंदर जो आपने लिखा हुआ है, इस चीज को भी हम अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा दिमाग लगाया कि भाई 10 के अंदर जहां पर ये लिखा होगा 3 की पावर 51 पाई अपॉन 3 की पावर 50-1, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिख दूं, tan थीटा इज माइनस टाइम्स tan पाई माइनस थीटा, है ना, कि अगर ये थीटा है तो tan थीटा इज माइनस टाइम्स tan पाई माइनस थीटा, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। अब इसको इधर लेके जाएगा तो दिस इज, या फिर देख 3 की पावर 51 बनाना है तो 3 पाई माइनस थीटा लिख देते हैं, एक ही बात है। tan थीटा इज tan 3 पाई माइनस थीटा भी होता है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 51 पाई माइनस 3 पाई माइनस 3 की पावर 51 पाई अपॉन 3 की पावर 50-1। तो ये कैंसिल हो गया, -3 पाई अपॉन 3 की पावर 50-1, और यहां 10 लिखा हुआ है और बाहर एक माइनस साइन है ना। तो सर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आप बोल सकते हो कि सर दिस इज नथिंग बट 10 3 पाई अपॉन 3 की पावर 50-1, और नीचे लिखा हुआ है सर दिस इज 10 ऑफ कितना, ये वाला पाई अपॉन 3 की पावर 50-1। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू के। अब इसमें एक बीच में चलाकारी की है, तो वो चलाकारी भी आप नोट करके लिख लेना भाई, कि आपने क्या कलाकारी की, कि भाई हमने tan f(52) को ये लिखा, ठीक है, 52 वाली चीज ये इसके आर्ग्यूमेंट में लिख दी, और फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया दिस इज माइनस टाइम्स 10 3 पाई माइनस ये वाली पूरी चीज जो कि हम लिख सकते हैं, और उसके बाद में सर ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में ये बन गया 10 ऑफ दैट इज 3 पाई अपॉन 3 की पावर 50-1। ठीक है भाई। अब वापस सबको दिखाई दे रहा है कि आगे क्या गेम चल रहा है। अगर सर ये अल्फा है
तो ये भी tan 3 अल्फा है। तो tan 3 अल्फा अपॉन tan अल्फा कितना होता है? ठीक है, ठीक है, दैट इज 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा और डिवाइडेड बाय 1 बाय tan अल्फा, यही है। तो सर यहां पर आ जाएगा ये और ये वाली चीज, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं दिस इज 3 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। अल्फा दिख रहा है, पाई अपॉन 3 की पावर 50 माइनस 1 को बोला है मैंने, और यहां पर भी सर ये अल्फा ही है जो आंसर में बच रहा है। तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, इस चीज की वैल्यू निकाल के लानी है। ठीक है, निकाल लाएंगे सर। तो न्यूमरेटर में ये वाली चीज बना लो, और क्या है, मतलब आप एक सिंपल सा काम करो कि भाई अब ये वाली चीज मुझे न्यूमरेटर में बनानी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां आ गया 3, यहां कितना आ जाएगा सर 9, और यहां पर भी आ गया सर 3। अब इस चीज को न्यूमरेटर में बनाना है, तो इसको लिखो 8 प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, और यहां पर भी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये और ये कैंसिल होने के बाद में सर ये बन जाएगा 1, तो ये वाली चीज आपके पास में कितनी आ गई भाई, ये वाला पूरा एज इट इज, और यहां पर हमारे पास में आ गया है सर 1, और ये आ गया 3k। अब इसकी वैल्यू बता, तो ये जाएगा इधर 3k माइनस 1, रेसिप्रोकल ले ले, इसको इधर भेज ही दे यार, और क्या, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो सर ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली पूरी वैल्यू होगी 3k माइनस 1, क्योंकि ये वैल्यू पूरी 1 आ रही है। अब इसका रेसिप्रोकल ले ले और इसको डिवाइड कर दे, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, इसको इधर डिवाइड करोगे तो 8 8 लिखा जाएगा ऊपर, 8 अपॉन 3k माइनस 1, ये हमारा जवाब आ रहा है सर। और अल्फा वही है, पाई अपॉन 3 की पावर 50 माइनस 1। तो सर ये वाला जो आंसर है ना, ये आंसर हमारा जो आ रहा है वो लिख देते हैं, दिस इज 8 अपॉन 3k माइनस 1। तो यहां से हमें पता चला कि a 8 है और b 3 है ना। k का कोफिशिएंट इज b, न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है दैट इज a, तो a माइनस b सर ये वैल्यू हमारी 5 आ गई। ठीक है, तो वापस से अमेजिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत, और बार बार कैंसिलेशन वाली टर्म्स भी हमें बनानी पड़ रही थी। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज दिस इक्वेशन पॉजेसेस सॉल्यूशन। तो जब भी ये वाली सिचुएशन आती है कि दोनों तरफ हमें एक पैरामीटर डाल दिया जाता है किसी इक्वेशन में, और वो बोलता है कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें, तो बताओ, तो रेंज कंपैरिजन से हम लोग जाते हैं ऑब्वियसली। तो भाई एक काम करते हैं, देखो ये बताओ ये क्या बन जाएगा सर, ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 2x, सॉरी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3। फिर ये वाली चीज क्या लिखी हुई है सर, इसमें भी cos स्क्वायर x माइनस 3, 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 3 और हाँ सर ये भी यही लिखा हुआ है, दिस इज 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। ठीक है, और सर tan x को लिख सकते हैं, दिस इज sin x अपॉन cos x। ठीक है जी, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं इसको और इसको कैंसिल कर रहा हूं, वैसे भी ये डिनोमिनेटर में है तो ये तो जीरो हो नहीं सकते। ठीक है, हाँ उस चीज की बात हम बाद में कर लेंगे। तो ये आ गया भाई b cos x बराबर b प्लस साइन एक्स, और यहां पे आपने लिखा सर साइन एक्स, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया। मैं cos x को भी उड़ा दे रहा हूं, बिकॉज cos x भी जीरो नहीं हो सकता। cos x जीरो होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर, और वो 10 की डोमेन में है नहीं, तो सर बिंदास उड़ाओ। तो यहां से आप सकते हैं देख पा कि ये आ गया भाई b साइन एक्स इज इक्वल टू b प्लस साइन एक्स, है ना। अब यहां से एक काम करो, पैरामीटर को अलग कर लेते हैं। तो यहां से आप ऐसा करो कि b बराबर b माइनस 1, इसको इधर लेके जाऊंगा, साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई सर b अपॉन b माइनस 1। ठीक है, यहां तक आ गए। अब सर दोनों साइड में ऑब्वियसली हम लोग रेंज कंपैरिजन करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो b अपॉन b माइनस 1 जो है वो 1 और माइनस 1 के बीच में होना चाहिए।
अभी डोमेन वाली चीजों का ध्यान रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रख लेंगे, पर एक बार यहां से पहले सॉल्व करो। ठीक है सर, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज बी अपॉन बी माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, तो बी अपॉन बी माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये b माइनस बी प्लस वन अपॉन बी माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, बी बी कैंसिल सर, यहां से जवाब आ रहा है b लेस देन वन। फिर इस पार्ट को सॉल्व कर लो, दैट इज b अपॉन बी माइनस वन दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, इधर आएगा तो b अपॉन बी माइनस वन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा b प्लस बी माइनस वन अपॉन बी माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 2b माइनस वन अपॉन बी माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक वन एक हाफ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से जो हमारे पास में सॉल्यूशन आ रहा है ना, वो आ रहा है b की वैल्यू 1 से बड़ी यूनियन b की वैल्यू हाफ या हाफ से छोटी। 1 पर तो ओपन सर्कल ही आएगा, दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली सर b की वैल्यू हाफ या हाफ से छोटी हमारा आंसर आने वाला है। बट ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है, और वैसे भी देखोगे तो मुझे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि और तो कोई मैच कर ही नहीं रहा इससे, तो बी इसी रेंज के अंदर ही होना चाहिए। बट आप ध्यान से देखोगे तो सर यहां पर आपके पास बी की वैल्यू पर हाफ पर क्लोज आ रहा है, यहां ओपन है, तो मैंने कहा देख अब तक मैंने डोमेन कहां चेक की। ठीक है, मुझे यह भी पता है कि भाई ये वाला फैक्टर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। फिर 10x की जो डोमेन है दैट इज cos x का भी ध्यान रखेंगे, तो cos x की भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, ये मैंने उड़ाया था बस। तो यहां से मुझे पता चलता है कि cos x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, √3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 60 डिग्री टाइप की चीज पर, सॉरी 30 डिग्री टाइप की चीज पर, तो यहां पर कभी हाफ नहीं आ सकता, क्योंकि ये कुछ एंगल्स आपको हटाने पड़ेंगे ना। अच्छा एक और काम करो ना, जैसे b पर इक्वेलिटी आपको चेक करनी है, b बराबर हाफ पर, तो जब मैं b की वैल्यू हाफ रख रहा हूं तो हाफ अपॉन हाफ माइनस वन दैट इज हाफ अपॉन माइनस हाफ, तो साइन एक्स आ रहा है -1। अब अगर साइन एक्स -1 आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ गए कि x जो है वो 3π/2 फिर 7π/2 इस प्रकार के लोग आएंगे सर। अब ये b पर हाफ क्यों नहीं आया वो आपको समझ में आया, इसको छोड़ो, यहां देखो x जो है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो जब x ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के बराबर हो नहीं सकता तो साइन x कभी भी आपके पास में -1 नहीं आएगा, साइन x -1 नहीं आएगा तो b कभी हाफ नहीं आएगा। ठीक है, तो b पे हाफ पर जो ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है उसका लॉजिक मैं समझा रहा हूं, डोमेन का ध्यान रखना होता है। और बाकी ऐसी इक्वेशंस में ना कैंसिलेशंस वगैरह करो तो ध्यान रखो कि जिस फैक्टर को हमने उड़ाया है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में बैठा है, फिर इसकी डोमेन का ध्यान रखा, तो ये सब चीजें ध्यान रखो बिकॉज ये आंसर्स में चेंज प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, एक और धमाकेदार सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द एवरी रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड कन्वर्सली एवरी रूट ऑफ द सेकेंड इक्वेशन इज ऑल्सो द रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। मतलब इसका सारे रूट्स इसके रूट्स होने चाहिए और इसके सारे रूट्स इसके रूट्स होने चाहिए। इसका मतलब बोलने का सिर्फ इतना सा है भाई कि इनके दोनों के रूट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ना इसमें ज्यादा होंगे ना इसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन को छोड़ो, दूसरे वाली पे ध्यान दो क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। मैं अगर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन को तो सर ये आ जाएगा दैट इज 2 sin x cos 2x, फिर ये आ जाएगा 2 sin 2x cos 3x और माइनस sin 5x। अब cos 2 sin a cos b वाला यहां पे तो 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो सर ये आ जाएगा sin ऑफ a प्लस बी दैट इज 3x माइनस साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज sin x, 2 sin a sin b वाला फॉर्मूला दैट इज cos ऑफ a माइनस बी और माइनस cos ऑफ a प्लस बी। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने?
हाँ, है ना। अच्छा नहीं, यहां पर भी तो टू साइन ए कॉस बी वाला ही फॉर्मूला है, सॉरी, मुझे लगा टू साइन ए साइन बी है। तो टू साइन ए कॉस बी दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज 5x माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज x माइनस साइन 5x। तो ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, मतलब सर साइन 3x जो है वो 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब 3x शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब x शुड बी n पाई बाई 3, जहां पर n कोई भी इंटीजर है। तो सर दूसरी इक्वेशन के तो हमने रूट्स निकाल दिए बिकॉज इसमें कोई भी पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं था इस वजह से। अब ये जितने भी रूट्स हैं, जैसे 0 हो गया, पाई बाई 3 हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया, पाई हो गया, एग्जैक्टली यही इसके रूट्स होने चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, क्योंकि उसने दोनों बातें बोली है कि इसका हर एक रूट इसका इक्वेशन का रूट होना चाहिए, इसका हर एक रूट इसका इक्वेशन का रूट होना चाहिए। तो मैंने कहा यार देख ले इसमें क्या है। सर अगर यही सारे लोग इसको सेटिस्फाई करेंगे, देखो सिर्फ सेटिस्फाई करवाने से काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे एक बच्चा बोलेगा कि सर ये रूट्स इसको सेटिस्फाई करवा दो, मैंने कहा बिल्कुल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी रूट्स को इसको सेटिस्फाई करने की कंडीशन क्या है वो हम निकाल लेंगे, बट उसके अलावा भी एक केस बच जाएगा कि भाई इसका कोई एक्स्ट्रा रूट नहीं होना चाहिए। आप समझो ना कि मान लो किसी इक्वेशन के रूट्स हैं 2 3 4 और तुमने दूसरी, ये पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन के रूट्स निकाले, वो आगे 2 और 3। अब तुम ये बोल रहे हो कि सर इसके रूट्स इसमें सेटिस्फाई करवा दो, तो 2 और 3 इसके भी रूट है और इसके भी रूट है, तो ऑब्वियसली इसमें सेटिस्फाई करेंगे। बट हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि पहले वाली इक्वेशन का कोई एक्स्ट्रा रूट भी नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हम ये कर रहे हैं कि भाई ये इसको सेटिस्फाई करे, दैट इज x इक्वल्स टू n पाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, ऊपर वाली को इक्वेशन 1 बोल रहा हूं। तो क्या बन गया भाई बोलना। तो सर ये बन जाएगा a cos x की जगह तो ये आ जाएगा 2n पाई बाई 3 प्लस मॉड ऑफ a cos 4n पाई बाई 3 प्लस cos, यहां पर कितना आ जाएगा अगर मैं इसमें n पाई बाई 3 डालूं तो 2n पाई, है ना, x की जगह, तो ये 1। तो सर ये भी 1 होता है और ये भी 1, तो सर ये तो कैंसिल ही हो गया आपस में। चलिए इसके बाद में 4n पाई बाई 3 और 2n पाई बाई 3 साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, इसको हम रिलेट करके लिख सकते हैं, है ना, कि वी नो कि cos थीटा इज cos 2n पाई माइनस थीटा, है ना। तो इन दोनों को सेम लिख सकता हूं क्या, इसको मैंने लिख दिया दैट इज cos 2n पाई माइनस 2n पाई बाई 3, ऐसा लिख सकता हूं बेटा। हाँ cos थीटा की जगह तो लिख ही सकते हो सर। ठीक है, अब ये भी 4n पाई बाई 3 लिखा हुआ है, ये भी cos 4n पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो cos 4n पाई बाई 3 मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। इसके बाद में आ गया a प्लस मॉड a दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये वाली चीज तो नॉन जीरो है, 4n पाई बाई 3 मतलब ये जो एंगल्स यहां से निकलेंगे इन पे cos कभी सर जीरो तो होगा नहीं, ठीक है, तो दिस इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी। तो मतलब सर ये रूट इसको सेटिस्फाई करे तो ये कंडीशन बन के आई, ये दोनों फैक्टर्स में से मतलब ये पूरी चीज जीरो होनी चाहिए, तो यही पॉसिबिलिटी है कि यही जीरो होगा। अरे 4n पाई बाई 3 थोड़ी जीरो होता है कॉस के अंदर, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 थोड़ी लिखे हुए हैं ना, ये कभी बनेंगे, है ना, है ना। तो सर इससे हमें समझ में आया कि a प्लस मॉड ए जीरो है, तो इसका मतलब a एक नेगेटिव क्वांटिटी है और लेस देन इक्वल टू जीरो है, कि ये वो चीज, ये मतलब ये किस चीज की कंडीशन आई कि सेकंड इक्वेशन के रूट्स पहले वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो a जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ठीक है सर, a की वैल्यू पता चल गई। अब हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, इक्वेशन 1 शुड नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा रूट, ठीक है। a को नेगेटिव लेने के बाद में अब अगली सिचुएशन पे आते हैं कि भाई दूसरी इक्वेशन के रूट्स को पहली इक्वेशन के रूट्स बनाने की कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर a लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये इक्वेशन क्या बन गई, दैट इज cos 2x मॉड ऑफ a, अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से छोटी है तो माइनस cos 4x प्लस
cos 6x बराबर 1, है ना। चलिए अब यहां से देखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा रूट नहीं आना चाहिए। फॉर a लेस देन इक्वल टू 0, नो एक्स्ट्रा रूट शुड एग्जिस्ट अदर देन x बराबर n पाई बाई 3। वापस रिपीट कर देता हूं भाई। कुछ लोग, अब मैं इसको बार बार इस चीज पे इंफोसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग इस पूरे सवाल का जवाब यही दे देते हैं कि आंसर इज माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 क्लोज, जबकि आप आंसर देख सकते हो कुछ और है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपने दूसरी इक्वेशन के रूट्स निकालकर पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाए, तो ये कंडीशन निकल के आई। बट आपने एक स्टेटमेंट इसमें पढ़नी भूल गए कि इसके कोई एक्स्ट्रा रूट भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम वो वाली ए की वैल्यूज निकालेंगे जिस पर इसके कोई एक्स्ट्रा रूट ना आए, इसको छोड़कर। ठीक है, तो सर इस चीज को इधर ले गए तो ये 1 माइनस कॉस 6x कितना हो जाएगा सर? दैट इज 2। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 3x। और इन दोनों में से a कॉमन ले लिया तो cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला, तो दैट इज 2 साइन c प्लस डी बाई 2 दैट इज 3x इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 दैट इज साइन x। ठीक है जी, है ना। चलिए अब क्या करें सर? तो मैंने कहा देख, एक तो यहां से साइन 3x, एक तो 2 2 उड़ा दें और एक साइन 3x उड़ा रहा हूं, मतलब यहां से मेरे पास में साइन 3x 0 हो रहा है a नेगेटिव लेने के बाद में। कोई बात नहीं सर, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां से भी 3x बराबर n पाए, तो x की वैल्यू n पाई बाई 3 आ रही है, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कोई रूट नहीं आना चाहिए, n पाई बाई 3 चलेगा। ठीक है भाई, अब क्या बच गया सर? यहां बच गया सर हमारे पास में a साइन x लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां एक साइन 3x जिसको आप बोलते हो दैट इज 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ x। वापिस से सर एक एक साइन और उड़ा दो, और यहां पे अलग से देख लो कि इसमें एक सॉल्यूशन और आ गया कि साइन x बराबर 0। मैंने कहा इसके भी सारे रूट्स चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके रूट्स क्या होंगे? पाई, 2 पाई, 3 पाई, वो सारे तो इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। जब तू n की वैल्यू 3 रखेगा तो यहां क्या आएगा? पाई। n की वैल्यू 0 रखेगा तो क्या आएगा? 0। तो सर ये भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये भी, इसके भी सारे रूट जो है वो n पाई बाई 3 में इंक्लूडेड है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो सर ये आ गया a, ये 4 साइन स्क्वायर x को उधर लेकर जा रहा हूं, इज 3 माइनस a। तो साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो आ गई 3 माइनस a अपॉन 4। अब देखो, हम चाहते हैं कि या तो इस इक्वेशन के रूट्स ही ना आए, क्योंकि n पाई बाई 3 हमारे पास आ चुके हैं रूट्स, या फिर आए तो n पाई बाई 3 आए। तो इसमें आप ऐसा सोच लो कि इफ x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर n पाई बाई 3 या साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर देखो, एक बार तो ये क्या बनेगा? पाई बाई 3, या 0 बनेगा तो 0 आएगा, और पाई बनेगा तो भी 0 आएगा। फिर अगर ये पाई बाई 3 बनेगा 60 डिग्री, तो उस पर आएगा रूट 3 बाई 2, तो वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 4, है ना। 2 पाई बाई 3 भी अगर आप लेकर आओगे, n की वैल्यू 2 डालोगे, तो 2 पाई बाई 3 मतलब दैट इज साइन पाई माइनस पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री, यही। फिर 3 डालोगे, 4 पाई बाई 3 दैट इज पाई प्लस पाई बाई 3, तो उसमें माइनस रूट 3 बाई 2, उसका स्क्वायर भी ये आएगा। तो मैं साइन स्क्वायर की जगह 0 और 3 बाई 4 रख सकता हूं, उस केस में x की वैल्यू n पाई बाई 3 ही आएगी। तो अगर मैं 0 रखता हूं तो 3 माइनस a अपॉन 4 आ रहा है, और साइन स्क्वायर x की जगह 3 बाई 4 रखता हूं तो 3 माइनस a अपॉन 4 आ रहा है। यहां से आपके पास में a की वैल्यू 3 आ रही है, और यहां से आपके पास में a की वैल्यू 0 आ रही है। दिस इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड? क्यों सर? क्योंकि a नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव तो ये है नहीं। a इक्वल्स टू 0 इज एक्सेप्टेड। ठीक है सर, समझने की कोशिश करना। अगर आप a की वैल्यू 0 लोगे तो यहां से जो ये इक्वेशन बनेगी, इसके रूट्स भी n पाई बाई 3 होंगे। दूसरा, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि सर हमारे पास में इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो n पाई बाई 3 फॉर्म के आ चुके हैं, यहां से कोई रूट ही ना आए। मैंने कहा ये भी ठीक है। दैट मीन्स
नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कि इसके कोई रूट्स ही ना आए, तो सर इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 है, क्लोज ब्रैकेट, तो ये इसकी रेंज से बाहर हो जाए, दैट इज 3 माइनस ए अपॉन 4 या तो 1 से बड़ा हो जाए या फिर 3 माइनस ए अपॉन 4 जो है वो 0 से छोटा हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो 3 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 4, तो ए इज लेस देन -1 और 3 माइनस ए लेस देन 0, तो ए इज ग्रेटर देन 3। तो ये वाला पार्ट तो रिजेक्ट हो गया, ये चलेगा, है ना। तो जब a लेस देन इक्वल टू 0 है, a लेस देन इक्वल टू 0 है, समझने वाली बात है कि जो रूट्स निकल के आ रहे हैं वो n π/3 ही आ रहे हैं, है ना। ये हमने सॉल्व किए। एक्स्ट्रा रूट ना आए उसकी कंडीशन क्या है सर, a की वैल्यू -1 से भी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने a की वैल्यू -1 से बड़ी ले ली और 0 के बीच में ले ली तो इस इक्वेशन के कुछ अलग रूट्स भी आ जाएंगे n π/3 को छोड़कर, और a इक्वल टू 0 ये वाली चीज होगी। तो फाइनली जब आप a नेगेटिव ले रहे हो, इंटरसेक्शन विद दिस, इंटरसेक्शन विद दिस, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा आंसर हो गया कि -∞ से -1 यूनियन 0 चल जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, सोचने वाला। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो भाई देख ये लिखा हुआ है a³ + b³ + c³। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसी कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल दिखे तो आप एक बार आइडेंटिटीज वाला दिमाग जरूर लगाएं। तो a³ प्लस ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए कि a + b + c का क्यूब इज बेसिकली a³ + b³ + c³ + 3 टाइम्स a + b, b + c और c + a के बराबर होता है जी ये। और ऐसा अगर नहीं भी पता ना तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत सोचना कि भाई पता नहीं क्या ही हो गया ये, है ना। हाँ, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको वैसे भी जा सकते हो कि भाई जैसे अगर किसी को ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो इसको a + b का क्यूब तो पता है ना बेटा, तो इसको a बोल देगा, इसको b बोल देगा, वो क्या लिखेगा a + b का होल क्यूब + c³ + 3a + b इंटू c और a + b + c। अब इसका क्यूब फिर से ओपन करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखना, ये यही होता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। बेसिकली इस इक्वेशन में उसने क्या कर रखा है, अगर मैं इसको बोलूं a, इसको बोलूं b और इसको बोलूं c, तो एक बार a + b + c बताना जरा कितना आ जाएगा। sin x + cos x + sin x, दैट इज 2 sin x + cos x और -2। तो सर दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। वो ये बोल रहा है कि a³ + b³ + c³, a³ + b³ + c³ और ये वाला एक्सप्रेशन इन तीनों का सम है, तो दैट इज a + b + c का क्यूब। ठीक है, वो ये चीज आपको समझा रहा है। तो एक बार बता कि भाई ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर कब होगा, तो सर ये तो तभी होगा व्हेन दैट इंप्लाइज कि या तो a + b 0 हो जाए या फिर b + c 0 हो जाए या फिर c + a 0 हो जाए, क्योंकि आपने इस तरफ वाला फैक्टर तो लिखा ही नहीं ना, तो मतलब इनमें से कोई एक फैक्टर 0 हो रहा है। तो a + b 0 हो जाए, b + c 0 हो जाए या c + a 0 हो जाए। अब a + b का मतलब है दिस प्लस दिस, दैट इज sin x + cos x -2 = 0। b + c का मतलब है सर ये वाली चीज, दैट इज cos x + sin x -1 = 0। और c + a का मतलब है सर दैट इज 2 sin x -1 = 0। और सभी के बीच में और लगा हुआ है, इनमें से कोई भी एक फैक्टर 0 हो जाए। सर ऑब्वियसली ये रेंज से बाहर हो गया, यहां से तो कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं, तो sin x + cos x = 1 √2 से डिवाइड करके, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज sin of x + π/4 = sin π/4। और यहां से तो सीधा सीधा sin x = ½
ठीक है ना भाई? हाँ, अब बता दो सर 0 से लेकर 2 पाई के बीच में साइन एक्स हाफ कितनी बार होता है? तो भैया इसके हमारे पास में दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके बता दो तो सर अगर आपके पास में x 0 से लेकर 2 पाई है तो x प्लस पाई बाय 4 कहां से कहां तक हो जाएगा? पाई बाय 4 से लेकर 2 पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये हमारा नया एंगल हो गया सर थीटा। तो एक ग्राफ बना लेते हैं साइन एक्स का। ये 2 पाई है और ये 2 पाई प्लस पाई बाय 4 है और ये पाई बाय 4 है सर। तो 1/√2 वाली चीज के बराबर साइन पाई बाय 4 इज 1/√2। ठीक है, अब मैंने यहां से यहां जाते वक्त √2 से डिवाइड किया है, वो भी ध्यान रखना। तो एक ये और एक ये, तीन सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जैसे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 पाई और एक पाई बाय 2 भी ले लो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में सर कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 3 सॉल्यूशंस। तो 3 यहां से, 2 यहां से एक भी नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी हैव 5। इस सवाल को लाने का मतलब मेरे पास सिर्फ इतना था कि भाई आप आइडेंटिटीज का भी ध्यान रखें इन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। अब वैसे तो ये सवाल जो है ये एक इजी कैटेगरी में काउंट होता है। ठीक है, इसका जो एक जनरल मेथड है वो सबको समझ में आना चाहिए, दैट इज मेथड 1। इसको आप डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय कॉस की पावर 4। इस पूरी इक्वेशन को कॉस की पावर 4x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर 4x अपॉन a प्लस 1/b। और यहां पर cos की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर ले जाके लिखा sec की पावर 4, और sec की पावर 4 इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन a प्लस b। अब आप 10 स्क्वायर x को थोड़ी देर के लिए t पुट कर दो, और फिर ये 10 स्क्वायर x में क्या बनेगी सर? एक क्वाड्रेटिक बनेगी। और यहां से आप 10 स्क्वायर x की वैल्यू सॉल्व कर लो तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी बेटा a अपॉन b। यस, ये एक जनरल मेथड है जो कि आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप सबको ये तो करना आना चाहिए। एक बार 10 स्क्वायर x आ गया तो उसके बेसिस पे आप साइन और कॉस भी निकाल सकते हैं, फिर यहां पर वैल्यू पुट करके आंसर। बट ये सवाल ऐसे बताने का मेरा, ये IIT JEE 2010 में एक बार पूछा जा चुका है, उसके बाद में इसका एक रेप्लिका भी पूछा जा चुका है। ठीक है, हाँ है ना? तो अब मैं इस सवाल को इसलिए लेके आया बिकॉज इसको हम एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी देखी होगी। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का ही एक स्पेशल केस है जिसको हम टीटूज लेमा बोलते हैं, टीटूज इनइक्वालिटी। पहले कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है वो बता देता हूं कि a1 b1 प्लस a2 b2, दो टर्म्स के लिए बता रहा हूं, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो कितनी भी टर्म्स के लिए। दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसको हम कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं, बहुत आसानी से प्रूव भी की जाती है। और इक्वालिटी तब होल्ड करती है, आप ऐसा बोल सकते हो, फॉर इक्वालिटी a1 अपॉन b1 शुड बी इक्वल टू a2 अपॉन b2। इसमें आप और भी नंबर्स ला सकते हो, a1 b1 a2 b2 a3 b3। तो यहां पे a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। ये वेक्टर से भी प्रूव होती है, बट वेक्टर्स में आप 2 या 3 टर्म्स के लिए प्रूव कर सकते हो। क्वाड्रेटिक वाले मेथड से इसको हम ऐसे n रियल नंबर्स के लिए प्रूव कर सकते हो। और यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं है कि a1 b1 a2 b2 ये सब पॉजिटिव होने चाहिए, बस ये रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, इसी का ही एक बढ़िया एप्लीकेशन है कि आप a1 को u1 अपॉन रूट v1 पुट कर दो और a2 को u2 अपॉन रूट v2 पुट कर दो और b1 को रूट v1 पुट कर दो और b2 को रूट v2 पुट कर दो। ठीक है जी, ऐसा कर सकते हैं। तो जरा देखना एक बार, यहां पर a1 इंटू b1 मतलब a1 इंटू रूट v1, तो ये कितना आ जाएगा u1, ये कितना आ जाएगा सर a2 दैट इज u2।
का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू a1 का स्क्वायर दैट इज u1 स्क्वायर अपॉन v1 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा दैट इज u2 स्क्वायर अपॉन v2 और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर दैट इज v1 प्लस v2। ठीक है, तो इफ आई पुट इसी में ही इस कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में ही अगर मैं ये वाली वैल्यूज पुट कर दूं a1 b1 a2 b2 की, तो यही कन्वर्ट हो जाता है पता है किस चीज में। अब इसको जरा देखना, इसी चीज को कैसे लिख रहा हूं, इधर डिवाइड करके लिखना है इसको। तो दिस विल कन्वर्ट इनटू u1 प्लस u2 का स्क्वायर अपॉन v1 प्लस v2, इसको मैंने इधर डिवाइड कर दिया, इज लेस देन u1 स्क्वायर अपॉन v1 प्लस u2 स्क्वायर अपॉन v2। अब ये पुट करने के बाद में ये जो चीज आई इसको हम बोलते हैं T2's इनइक्वालिटी। नाम पे मत जाइएगा, ठीक है, हाँ है ना। ठीक है, हाँ है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा T2's इनइक्वालिटी। ठीक है, इसी को अगर हम ऐसा पुट कर दे तो ये इसी से निकल के आई है। और अगेन यहां पर भी इक्वालिटी कैसे होल्ड करेगी, सेम लॉजिक से वापस a1 अपॉन b1 करोगे तो रूट b1 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा सर, इक्वालिटी होल्ड करेगी व्हेन u1 अपॉन v1 इज इक्वल टू u2 अपॉन v2। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको अब सवाल की बात करता हूं, ध्यान से देखना। अब सर इसमें हमारा क्वेश्चन कहां लाई करता है, तो उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इस पूरे का बैकग्राउंड नॉलेज। इसमें भी आप सिर्फ मैंने दो के लिए समझाया, आप इसको एन टर्म्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो, दैट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। आ जाइए, जो आपको इक्वेशन दे रखी है साइन की पावर 4 x अपॉन a प्लस कॉस की पावर x अपॉन b बराबर 1 अपॉन a प्लस b। अब इसका थोड़ा हिंट भी समझो यार, कोई भी चीज तुम्हारे सामने आए तो उसको देखा करो कि हिंट क्या है। यहां पर डिनोमिनेटर अलग अलग है और उन दोनों डिनोमिनेटर का डायरेक्टली एडिशन यहां है। जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर हम इसको ऐड करने की कोशिश करें तो हम एलसीएम लेंगे, v1 v2 मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, बट यहां देखो डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, है ना। तो अगर मान लो मैं आपको अब बताता हूं कि u1 क्या लेना है, u1 ले लो साइन स्क्वायर ऑफ x और u2 ले लो कॉस स्क्वायर ऑफ x, और v1 ले लो a और v2 ले लो b, और एक बार आप इस पे T2's इनइक्वालिटी लगाओ। तो सर हमारे हिसाब से क्या होगा, u1 का स्क्वायर दैट इज साइन की पावर 4x अपॉन v1 दैट इज a प्लस u2 का स्क्वायर दैट इज कॉस की पावर 4x अपॉन b, ये हमेशा बड़ा होगा u1 प्लस u2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x दैट इज 1 का स्क्वायर अपॉन v1 प्लस b2, इससे मतलब ये वाली चीज इससे बड़ी या बराबर होगी। आपको क्या दे रखी है सर, बराबर दे रखी है, दैट मींस सर यहां पर उसने इक्वालिटी होल्ड करवा रखी है। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी भाई, इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ये वाली चीज दैट इज u1 अपॉन v1 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन a एंड u2 अपॉन v2 बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हमारे पास में आ गया सर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, हाँ ना, टेन स्क्वायर एक्स a बाई बी आ गया तो साइन स्क्वायर भी निकाल सकते हो। कैसे सर, मैंने कहा देख साइन स्क्वायर एक्स अपॉन a है तो 1 बाई बी, उसको पहले डिनोमिनेटर में लेकर जा, सेक्स स्क्वायर एक्स लिख, सेक्स स्क्वायर को लिख 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दे, तो यहां पर वैल्यू पुट करेगा तो 1 बाई बी, ये आ जाएगा a बाई बी, तो दिस इज b प्लस ए, और ये चला गया b ऊपर, b b कैंसिल, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो a अपॉन ए प्लस बी आ गया साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास में यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन ए प्लस बी, और सिमिलरली सर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन ए प्लस बी।
ठीक है भाई, तो दोनों मेथड से मैंने आपको ये समझा दिया, और T2 इनइक्वालिटी भी एक बार बता दी सर। इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जे एडवांस के लिए, है ना। आ जाइए अब सर, वो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करवाने के लिए बोल रहा है, मेरे ख्याल से आप देख लोगे। दैट इज a अपॉन a प्लस बी, ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है, हमें 18 की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स पावर 9 रेज की होगी आपने, और b अपॉन a प्लस बी की होल पावर 9 डिवाइडेड बाय b की पावर 7 और डिवाइडेड बाय a की पावर 7। तो ये आ जाएगा सर a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी की पावर 9, एंड दिस इज b स्क्वायर अपॉन a प्लस बी की पावर 9। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी की पावर 9, ये हमारा आंसर हो गया सर। एंड सिमिलरली सर ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप ये भी कर लोगे, है ना। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। वही सेम वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है, सेम वैल्यू जो है वो यहां पर पुट करनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज हो गई है। अब चलते हैं सर आगे की ओर। नेक्स्ट हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है, और ये भी आपका एक PYQ है, बढ़िया सवाल है। थीटा और जो फाई हमारे हैं, थीटा और फाई जो हमारे हैं वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, ठीक है। और यहां पे आपको दे रखा है कि भाई ये कितना हो गया, 10 2 पाई माइनस थीटा, दैट इज माइनस 10 थीटा। ये पॉजिटिव दे रखा है, मतलब 10 थीटा जो है वो नेगेटिव दे रखा है। इसका मतलब सर थीटा जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट से हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से, है ना। ठीक है जी। और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो -1 से लेकर -√3/2 के बीच में दे रखी है। तो हमने साइन थीटा का ग्राफ बना लिया भैया, ये लो। तो -√3/2 यहां पर आती है वैल्यू सर, ठीक है। 60 डिग्री पर √3 आती है, तो पाई प्लस पाई/3, तो पाई प्लस पाई/3, तो सर ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई/3, और 2 पाई माइनस पाई/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 पाई/3। इस पे -1 पे हॉलो है, और हमें सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का भी इंटरसेक्शन रखना है। तो सर ये वाला तो थर्ड क्वाड्रेंट, अब देखो ना, उसने 10 थीटा आपको दे रखा है नेगेटिव, तो मतलब सेकंड और फोर्थ में हो सकते थे। साथ में साइन थीटा के लिए भी ये रिलेशन दे रखा है, तो सर ये वाला क्वाड्रेंट तो आपका ऑब्वियसली थर्ड है। तो यहां से यहां आप बताओ, दैट इज 3 पाई/2 से लेकर 5 पाई/3। थीटा आपको ये दे रखा है, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ऑब्वियसली सर। तो यहां क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन फाई। सर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 प्लस कॉस थीटा/2 साइन थीटा/2, तो ये और ये कितना हो जाएगा 1 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहां पर आ जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा, है ना। 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, दैट इज साइन थीटा, इंटू कॉस फाई और -1, ठीक है। तो सर ये और ये गया, बहुत बढ़िया। अब इसको अंदर भेजोगे तो सर ये आ जाएगा, दैट इज 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन फाई इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos फाई और -1। एक काम कर, इस 1 को उधर ले चलते, तो ये आ गया 2 cos थीटा प्लस 1, और इस पूरी टर्म को इधर ले आते हैं, तो 2 कॉमन लेकर साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई। सर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज ये आ गया cos थीटा प्लस हाफ, और ये एक बढ़िया फॉर्मूला बन गया सर, दैट इज साइन थीटा प्लस फाई का। ठीक है भाई, थीटा जो है वो आपको यहां से यहां दे रखा है, अब फाई बताना है भाई कहां से कहां होगा, है ना। फाई के बारे में और कोई जानकारी नहीं दे रखी, फाई कैन नॉट सेटिस्फाई, कहां से कहां नहीं होगा, ठीक है। चलो फाई की रेंज पता करते हैं, और क्या है।
तो इसमें फाई की रेंज पता करने का क्या तरीका है? मैंने कहा बस कुछ नहीं, जो आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि इसकी वैल्यू यहां से यहां है, इसकी वैल्यू यहां से यहां है, बस उसी चीज का ध्यान रखेंगे भाई। जैसे मुझे एक चीज ये पता चली, दूसरी चीज थीटा की जो रेंज है वो ये पता चली, आपने ही सर सवालों में ऐसी दे रखी है, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो मैंने कहा इधर से कुछ बात बन रही है क्या, है ना, इधर से कुछ बात आप बना पा रहे हो क्या? सर अगर ये यहां से यहां है तो एक काम करो, कॉस थीटा कहां से कहां तक होगा, है ना? तो सर कॉस थीटा की वैल्यू, अब आपको ग्राफ पे जाना पड़ेगा, 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू ये होती है, और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 कॉस, है ना? तो सर ये आ जाएगा आपके पास में कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री, दैट इज हाफ। तो 3 पाई बाई 2 पर 0 वैल्यू आएगी, और इस पर वैल्यू आ जाएगी सर हाफ। अब लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा प्लस हाफ है, तो ये 1 और हाफ के बीच में होगा, ठीक है सर? तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये 1 और हाफ के बीच में है लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन हाफ। तो सर ऑब्वियसली दोनों बराबर हैं, तो साइन थीटा प्लस 5 भी यही होना चाहिए, साइन थीटा प्लस 5 भी 1 और हाफ के बीच में होना चाहिए, है ना? यही तो होना चाहिए। तो थीटा प्लस 5 कहां से कहां तक हो जाएगा ये बताओ यहां से? तो सर थीटा प्लस 5, अब वापस साइन के एंगल क्वाड्रेंट पे चलिए, हाफ वैल्यू आती है बेटा इसकी कितने पर, 30 डिग्री पर। कितने पर आती है? 30 डिग्री पर, पाई बाय 6 पर साइन की। और फिर पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6, और फिर 3 पाई माइनस पाई बाय 6, 17 पाई बाय 6, है ना? तो ये जो थीटा प्लस पाई है ये पाई बाय 6 से लेकर 5 पाई बाय 6। बस ये ध्यान रखना कि बीच में पाई बाय 2 आता है, पाई बाय 2 पर इक्वेलिटी नहीं लगेगी, तो वो अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है? हाँ है ना? वरना कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें से एक पाई बाय 2 पर भी तो आपको हॉलो सर्कल लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, वो मेरे दिमाग में है, घबराओ मत। और फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि थीटा प्लस 5 जो है वो 17 पाई बाय 6 से लेकर 13 पाई बाय 6 तक भी हो, ऐसा, है ना? इसके आगे नहीं जाएगा, बिकॉज थीटा और फाइ दोनों 0 से लेकर 2 पाई के एंगल्स हैं, तो दोनों का एडिशन ऐड, अगर थीटा प्लस 5 देखोगे तो 0 से 4 पाई, ठीक है? तो मैंने वो सारे लिख लिए हैं, या तो ये वाली पॉसिबिलिटी है या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी है। अब मैंने कहा एक बात बता यार, थीटा ये है तो माइनस थीटा कितना हो जाएगा? सर माइनस थीटा हो जाएगा -5 पाई बाई 3 और -3 पाई बाई 2, ठीक है? अब मैंने माइनस थीटा क्यों निकाला अभी समझ में आएगा, क्योंकि डायरेक्टली दोनों को ऐड करने पर मेरे पास में 5 की रेंज आ रही है, ठीक है भाई? इनको अगर मैं ऐड कर दूं, इनइक्वालिटीज इन द सेम डायरेक्शन कैन बी एडेड, तो सर 5 की जो वैल्यू है ना, अब आपको ये देखना पड़ेगा सर ये कितना लिखा हुआ है, 30 इंटू 5 150 डिग्री, और ये लिखा हुआ है सर -270, है ना? तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे 100 -120 हो गया क्या? और सर ये कितना लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है 30 डिग्री, और ये कितना लिखा हुआ है -300 डिग्री, है ना? 60 इंटू 5, दोनों को अगर ऐड करूं तो -270 डिग्री।
ये फाई की रेंज हो सकती है। फिर यहां आ जाओ, इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फाई की रेंज कितनी आ रही है सर? इन दोनों का एडिशन विल बी, ये कितना है 30, 17 इंटू 3 इज 510 डिग्री, और ये है -270 डिग्री, है ना? तो 510 माइनस 270, 140 डिग्री आ गया क्या यार ये? -240 डिग्री, सॉरी +240 डिग्री। और सर ये कितना लिखा हुआ है? दैट इज 13 इंटू 3, तो ये 390 डिग्री, और ये कितना है भाई? ये है -300 डिग्री, तो ये आ जाएगा सर +90 डिग्री। पाए या तो यहां से यहां है या यहां से यहां है। इस चीज को मैं लिख लेता हूं पिछली स्लाइड पर जाकर। पाए जो है वो कहां से कहां तक आया? 290 से लेकर 240, या फिर फाइ हो सकता है सर नेगेटिव वाली साइड में, उसको तो आप इग्नोर ही कर दो, है ना? इसको तो इग्नोर ही कर दो क्योंकि फाइ नेगेटिव था ही नहीं, तो दिस इज इग्नोर्ड, है ना, रिजेक्टेड। क्योंकि आपको जो फाइ की वैल्यू दे रखी है, आप खुद सोचोगे अगर फाइ की वैल्यू सर दैट इज 0 से लेकर 2 पाई, नेगेटिव एंगल्स तो दे नहीं रखे हैं, ठीक है जी। अब 90 से लेकर 240, तो फाइ इनमें से कहां नहीं है सर? 0 से 90 नहीं है, 90 से लेकर 60 इंटू, सर इसमें तो है, वही निकल के आया है ना? फिर ये कितना है? 240 से लेकर 370, सर ये इसमें भी नहीं है, कैन नॉट सेटिस्फाई। और फिर 370 से लेकर 2 पाई, सर इसमें भी नहीं है। तो हमारे आंसर हो गए सर ACD, ठीक है। थीटा के बारे में जानकारी दे रखी थी, थीटा के बेसिस पर उसने फिर फाइ को कैलकुलेट करवाया, उसकी भी रेंज निकलवाई। तो मतलब थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट है कुछ भी नहीं, दोनों साइड रेंज कंपेयर की है। इसके बाद में ये भी आपका एक PYQ है भाई, ये भी ध्यान रखना PYQ है, हाँ, और ये भी आपका एक PYQ ही है। ये जेईई एडवांस 2019 का सवाल है। आराम से देखो इसमें क्या गेम चल रहा है, फिर वहां से आप क्या सोच सकते हो। ऊपर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। तो पहले तो एक काम करते हैं सर, चीजों को पहले थोड़ा आसान बनाना सीखो। यहां पर एक 2, यहां पर एक 2, और मैं क्या कर रहा हूं, k प्लस पाई अपॉन n+2 को, पाई अपॉन n+2 को थीटा बोल दे रहा हूं। तो ये जो न्यूमरेटर के अंदर कहानी लिखी हुई है ना, सिग्मा बाद में लगाऊंगा, इस चीज को देखो। ये जो न्यूमरेटर के अंदर कहानी लिखी हुई है सर, ये कहानी लिखी हुई है 2 साइन k+1 थीटा इंटू साइन k+2 थीटा। तो 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है सर, वो होता है cos ऑफ दिस माइनस दिस, तो दैट इज cos थीटा माइनस cos ऑफ this plus this, that is 2k plus 3। हाँ, 2k plus 3 थीटा, यही आ जाएगा सर, बिल्कुल सही। और यहां देख लेना भाई, k थीटा 2 थीटा, k थीटा प्लस थीटा, बिल्कुल सही, ये आ गया सर न्यूमरेटर में। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, तो न्यूमरेटर में सर सिग्मा लगा हुआ है इसके आगे, इस पूरे पर सिग्मा था। 2 2 तो दोनों जगह मैंने मल्टीप्लाई किया, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज cos थीटा, cos ऑफ 2k प्लस 3 थीटा, और k की वैल्यू 0 से n तक जा रही है। तो देख भाई, इसमें तो थीटा में तो k है नहीं, तो मतलब सर जब सिग्मा इस पे अप्लाई होगा तो वो इसको 0 से n टाइम्स, मतलब n+1 टाइम्स जोड़ देगा, 0 से n तक n+1 टाइम्स। और माइनस सिग्मा, जब इसमें आप k की वैल्यू 0 डालोगे तो ये आ जाएगा cos 3 थीटा,
फिर k की वैल्यू जब आप 1 डालोगे तो cos 5 थीटा, फिर cos 7 थीटा, k की वैल्यू 2 डालने पर, ऐसे चलता जाएगा। ये हमारे पास में एक सीरीज बन गई, जिस सीरीज में जो cos की सीरीज है, जिसमें टर्म्स जो हैं, जो एंगल्स हैं, वो AP में है। तो हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज साइन n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां पर n+1 टर्म्स है भाई, ठीक है ना। तो साइन के अंदर आता है जी नंबर ऑफ टर्म्स इनटू जो कॉमन डिफरेंस है उसका आधा, होल डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस का आधा, एंगल्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है 2 थीटा, उसका आधा इज थीटा। फिर आती है कॉस की सीरीज, फर्स्ट एंगल प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1, तो ये आ जाएगा n और ये वाला चीज, ठीक है जी, है ना। तो ठीक लग रहा है सर ये, इसको डायरेक्टली यहीं लिख देते हैं, है ना, कि न्यूमरेटर हमारा बन क्या गया, दिस इज n+1 cos थीटा माइनस n+1 थीटा और साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। कारण बताता हूं, एक बार बता, n+1 थीटा कितना हो जाएगा, यहां पर है n+1 थीटा, थीटा मतलब पाई अपॉन n+2। क्या मैं इसको साइन पाई माइनस पाई अपॉन n+2 लिख सकता हूं? हाँ सर, एक ही बात है। तो n+1 थीटा ये रहा साइन n+1 थीटा, और सर ये रहा थीटा, तो ये दोनों बराबर ही तो है। डायरेक्टली आप इसको लिखो, दैट इज n+3 थीटा। ये हमारा न्यूमरेटर आ गया सर, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये वापस से सर कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर आ रहा है सर हमारे पास में सिग्मा के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सिग्मा के आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, 2 साइन स्क्वायर k+1 थीटा। यही हो जाएगा ना, क्योंकि पाई अपॉन n+2 को तो मैं थीटा बोल रहा हूं। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस इसका डबल, तो दैट इज 2k+2 थीटा, और k की वैल्यू जो है वो 0 से n तक जा रही है, ठीक है भाई। 1 को कितनी बार जोड़ देगा सर, वो n+1 बार, माइनस k की वैल्यू जब आप इसमें 0 पुट करोगे ये आ जाएगा cos 2 थीटा, k की वैल्यू 1 पुट करोगे सर ये आ जाएगा cos 4 थीटा, फिर k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो cos 6 थीटा, और ऐसे सर फिर ये एक सीरीज बन गई जिसमें वापस से हमारे पास में n+1 टर्म्स हैं। इस सीरीज का जो सम आएगा सर वो आएगा साइन n+1 और थीटा, तो ये आ जाएगा सर n+1 थीटा। बोलो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस का जो आधा है वो वाला, अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस का आधा ये वाला, और यहां पर आएगा कॉस फर्स्ट एंगल प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और ये वाली चीज ये लो सर, है ना। सर ये क्या बन रहा है, n+2 थीटा। एक बात देखकर बताओ कि n+2 इंटू थीटा कितना है, कॉस पाई है, तो कॉस पाई कितना हो जाएगा सर, -1। और ये साइन n+1 थीटा और ये थीटा तो मैंने आपको बताया था कि ये बराबर होते हैं, तो n+1 माइनस के बाद में -1, तो ये वाली पूरी वैल्यू आ गई सर n+2। तो भाई न्यूमरेटर ये रहा, डिनोमिनेटर ये रहा। अब इनको सर डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। ये थीटा तो रहने दो, ठीक है, ये वाली चीज सारी क्लियर हो गई है। तो न्यूमरेटर तो हमारा ये आ गया जी, और डिनोमिनेटर हमारा n+2 आ गया है।
चलिए, तो व्हाट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर? तो ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा जी डिनोमिनेटर, सीधा ही लिख लेता हूं, है ना। ये है हमारा एफ ऑफ एन, ठीक है भाई, ये हमारा एफ ऑफ एन है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे एन प्लस थ्री थीटा क्या चीज है, तो कॉस एन प्लस थ्री थीटा का मतलब हो गया सर पाई अपॉन एन प्लस टू। तो हम इसको लिखेंगे दैट इज, दिस इज एन प्लस टू प्लस वन, तो दैट इज एन प्लस टू प्लस वन और पाई अपॉन एन प्लस टू। तो ये आ जाएगा सर दिस इज कॉस ऑफ, जब ये अंदर जाएगा तो पाई प्लस पाई अपॉन एन प्लस टू, कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो पाई अपॉन एन प्लस टू। तो सर यहां लिखा हुआ है एन प्लस वन कॉस थीटा, और इसकी जगह आप लिख रहे हो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय एन प्लस टू। तो ये एफ ऑफ एन आ गया। तो कॉस थीटा कॉमन लोगे तो न्यूमरेटर में भी एन प्लस टू, डिनोमिनेटर में भी एन प्लस टू। तो सर ये आ जाएगा कॉस थीटा इज अवर एफ ऑफ एन, और थीटा कितना है बेटा, पाई अपॉन एन प्लस टू। तो एफ ऑफ एन सर हमने निकाल लिया बहुत बेहतरीन तरीके से। अब बता दो सर आपको क्या करना है, मैंने कहा अभी बता देते हैं भाई। अब तो सर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेक करने हैं, है ना। चलिए जी, एफ ऑफ एन इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा दैट इज पाई अपॉन एन प्लस टू। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये बनेगा कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है वन, वो बोल रहा है हाफ, गलत बात। एफ ऑफ फोर का मतलब हो गया सर दैट इज कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई सिक्स बोले तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू। एफ ऑफ फाइव की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ फाइव कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा पाई बाई सेवन, और पाई बाय सेवन कॉस इनवर्स की रेंज में है जीरो से लेकर पाई तक, तो ये पाई बाय सेवन बाहर आएगा, तो ये पूरा पाई बाय सेवन है, मल्टीप्लाई हुआ सेवन से तो ये बन गया पूरा का पूरा पाई, साइन पाई सर जीरो होता है। कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ सिक्स, तो ये आएगा पाई बाय एट, ये पूरा पाई बाय एट लिखा हुआ है भाई, और टेन ऑफ पाई बाय एट मतलब सर ये होता है रूट टू माइनस वन, और अल्फा की वैल्यू अगर रूट टू माइनस वन है तो ये वाली चीज आ जाएगी सर दैट इज रूट टू। तो अल्फा स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू टू, तो अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा माइनस वन बराबर जीरो, बिल्कुल सही सर, ये भी सही लिखा हुआ है। तो आंसर इज बी सी डी, ठीक है। बस आपको ये एफ एन पता करना था। अब आ जाइए सर मैच दी कॉलम, जिसके हमारे पास में चार अलग अलग पार्ट है, बहुत ही बढ़िया टाइप के ये पार्ट है। पहले वाले में टेन टू एक्स और साइन एक्स का सॉल्यूशन चाहिए जीरो से लेकर टू पाई में, तो भाई y बराबर मॉड ऑफ टेन टू एक्स का ग्राफ बना लो, और y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना लो एक ही एक्सिस पर, और x की वैल्यू हमें जीरो से लेकर पाई तक चाहिए, है ना, ये ना। तो पहले तो मॉड ऑफ टेन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो सर पहले मॉड ऑफ टेन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, टेन एक्स का मॉड, ठीक है। ये पाई बाई टू हो गया, फिर ये थ्री पाई बाई टू हो गया सर, यहां से ऐसे आएगा, फिर ये मॉड है तो ऊपर चला जाएगा, और फिर टू पाई में ये ऐसे नीचे जाना चाहिए था बट ये यहां जाएगा। अब यहां पर टेन एक्स तो है नहीं, टेन टू एक्स है, तो टू से डिवाइड कर दो, सारी एंट्री जो भी एक्स एक्सिस पे है टू से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सर पाई था तो ये पाई बाय टू, ये थ्री पाई बाय फोर और ये पाई। तो टेन एक्स का ग्राफ तो सर हमारे मतलब टेन टू एक्स के मॉड का ग्राफ तो सर बन गया, यहां से यहां, फिर ये डॉटेड लाइन, फिर ये यहां से यहां, फिर ये डॉटेड लाइन, और फिर सर ये वाली एक हमारे पास में लाइन, ये पाई, ये थ्री पाई बाय फोर, ये पाई बाय टू, और ये पाई बाय फोर, और ये जीरो। ये टेन टू एक्स का ग्राफ हो गया जीरो से लेकर पाई में ही, ठीक है, क्योंकि आपने टू पाई तक ग्राफ बनाया था टेन एक्स का, हर एक एंट्री को टू से डिवाइड किया तो वो पाई तक सिकुड़ गया।
अब साइन एक्स का ग्राफ बना लो। तो सर साइन एक्स का ग्राफ यहां से शुरू होता है और इसके नीचे ही रहता है, ऐसे मत बना देना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि भाई 10x का ग्राफ ऊपर, y बराबर x लाइन का उसके नीचे और साइन एक्स का सबसे नीचे। तो साइन एक्स का ग्राफ इस लूप को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नीचे से निकलेगा। पाई बाय 2 पर वैल्यू आएगी 1 और पाई पर वैल्यू आएगी 0। ठीक है जी। अब वो बोल रहा है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देख लीजिए। तो ये कितनी जगह कट किया भाई, एक तो 0 पर क्लोज है, पाई पर भी क्लोज है, फिर एक ये और एक ये। वी हैव 4 सॉल्यूशन सर। टोटल हमारे पास में इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए। तो इसमें 4 कहां पर है सर, इसकी वैल्यू हमारे पास में Q होगी। ठीक है भाई। अब आ जाइए सर, ये वाला, ये तो स्पेशल हिंट है भाई। देख लो यार, 10 के अंदर पाई बाय 16 है। अब जो भी एंगल चल रहा हो उसका एक बार कुछ मल्टीपल सोचो। हाँ सर, हमें पता है कि 10, मैं इस बी पार्ट का या सेकंड पार्ट का हिंट दे रहा हूं, वो आपको खुद करना है, हिंट से काम चल जाएगा। दैट इज 10 इंटू 4 टाइम्स पाई बाय 16। सर ये वैल्यू होती है 1, और इसको आप अगर थीटा बोलोगे तो ये बन गया सर tan 4 थीटा का फॉर्मूला। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें tan 4 थीटा का फॉर्मूला, मैंने कहा पता है भाई, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। याद आया? बता रखा है ना कि ऊपर ऑड वाले, नीचे इवन वाले, 1 माइनस S2 प्लस S4, ऊपर S1 माइनस S3। ठीक है, S1 क्या है, टेकन 1 एट ए टाइम, अलग अलग थीटा उस पे 10 की वैल्यू। S3 क्या है, टेकन 3 एट ए टाइम। तो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये वाला जो है ये बढ़िया सवाल है, एक टाइम पे जेई एडवांस में पूछा गया था, है ना, फिर जेई मेंस में पूछा गया, और ये वापस तुम्हारे सामने आ गया। इसको तुम्हें देखना है। चलो देख लेते हैं इसमें क्या करना है भाई, इसमें क्या चलाकारी है। तो इसका जो हमारे पास में थर्ड पार्ट है, उसमें वो बोल रहा है कि साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस की पावर 4 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा। आई बिलीव यही लिखा हुआ है, 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अल्फा बीटा 0 से लेकर पाई के बीच में है। अब देखो यार, एक इक्वेशन है, 2 अननोन है। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होती है ना, वो कंस्ट्रेंड इक्वेशंस होती है, मतलब ये कभी कभी सत्य होती है ना। दोनों तरफ की रेंज कंपेयर करना या कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये अब आप पूरे मैथमेटिक्स के एकदम जेई एडवांस के नजदीक पहुंच चुके हो, तो आपने अपनी पूरे इस 2 साल 3 साल की जर्नी में ऐसा कई बार देखा होगा कि सर जब एक इक्वेशन 2 अननोन आ जाते हैं तो हम कई चीजें लगाते हैं, जैसे कि सर ये कन्वर्ट हो जाए किसी का स्क्वायर प्लस किसी का स्क्वायर बराबर 0 में, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। या दोनों साइड की हम रेंज कंपेयर कर लें कि हाँ भाई ये तो सिर्फ इसके बराबर तभी हो सकता है जब ऐसा ऐसा होगा, वरना एक इक्वेशन से आप 2 अननोन नहीं निकाल सकते। तो इसमें आपने सारी चीजें सोच ली होगी आई बिलीव। यहां पर भैया जो है वो AMGM का खेल खेल रहे हैं कि साइन की पावर 4 अल्फा, कॉस की पावर 4 बीटा, 1 और 1 पर मैं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा रहा हूं। ठीक है ना सर, ये तो पॉजिटिव होने चाहिए। 0 से पाई में साइन अल्फा और ये 0 हो सकते हैं। देख 0 से पाई में अगर ये 0 हो सकते हैं तो 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है ना। तो ये नॉन जीरो वाले केस में ही मैं AMGM लगा रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में AM क्या आ जाएगा सर, इन सभी का सम, जो कि ये है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू इन सभी की प्रोडक्ट, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन और पावर 1/4। ठीक है जी। तो सर आप देख सकते हो कि यहां से 4 की पावर 1/4 इज बेसिकली √2। अरे 4 इज 2 की पावर 2 पावर 1/4, दैट इज 2 की पावर 1/√2, मतलब 2 की पावर 4 की पावर 1/4 इज √2। इसका आ जाएगा सर साइन अल्फा, क्योंकि 0 और पाई के बीच में है तो पॉजिटिव होगा। इसका आप चाहो तो मॉड कॉस बीटा लिख सकते हो। फिर ये जो 4 था इसको इधर ले आओ, और ये वाली चीज यहां देखो। तो भैया
उसने ये वाली चीज दे रखी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पर उसने मॉड नहीं दे रखा, तो ठीक है, वो जो बीटा कंसीडर करना चाह रहा होगा वो उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले लिया होगा, उससे कोई घबराने की वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक जनरल रिजल्ट है, उसका उसने स्पेशल केस यूज कर लिया कि इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ये सारे के सारे बराबर होंगे। दैट मीन साइन की पावर 4 अल्फा शुड बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4 की पावर 4 कॉस बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1, है ना। अरे मतलब कुछ लोग सोचेंगे सर यहां मॉड है वहां तो मॉड है ही नहीं। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं अपना पार्ट कि बेटा मॉड हटेगा तो या तो ये पॉजिटिव से हटेगा या नेगेटिव से, दोनों ही सिचुएशन में बात तो सही है ना। तो उसने पॉजिटिव वाली सिचुएशन यहां ली है इस केस में। तो सर यहां से हमारे पास में साइन अल्फा जो है वो 1 ही आएगा, और यहां से कॉस स्क्वायर बीटा जो है ना वो कितना आ जाएगा बेटा 1/2, और वो भी प्लस का, ठीक है, माइनस का मत बोल देना। वैल्यू पूछी किसकी आपसे, अल्फा बीटा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा कॉस, ओहो हो, वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है इस चीज की, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस क्या है भाई, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन होल रूट 2। तो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 2 साइन दिस प्लस दिस या दिस माइनस दिस, वो तो माइनस साइन ऑब्वियसली कैंसिल ही हो जाना है वैसे भी, ठीक है, माइनस लगाओगे क्योंकि दिस माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 और दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, और अपॉन रूट 2 आपके पास ये रहा। ठीक है जी, तो साइन अल्फा तो सर 1 है। अब देख कॉस बीटा जो है वो इन दोनों क्वाड्रेंट में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है सर प्लस माइनस 1/√2। बट कॉस बीटा चाहे कुछ भी हो, साइन बीटा तो प्लस माइनस प्लस ही होगा ना सिर्फ, क्योंकि वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है ना भाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है। तो साइन बीटा आ गया सर 1/√2, तो 1/2 और इंटू 2 सर ये पूरी वैल्यू आ गई जी 1। तो इस पूरे का जवाब आ गया सर दैट इज पी। ठीक है, तो क्यू और पी देख लो यार, फर्स्ट में और थर्ड में क्यू और पी, क्यू और आर है, क्यू और पी इसमें है, क्यू और पी इसमें है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते भाई। अब लास्ट वाला सॉल्व कर लो और बीच वाला भी सॉल्व कर लेना, एक के आंसर दो है भाई, पी आर भी हो सकता है। इसमें तो एक सिंपल सा हिंट है, ये भी आप खुद ही करोगे कि इसमें ये और ये इंटरकन्वर्टेबल है, मतलब आपको क्या करना है, cos स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x को t बोलना है। तो ये बन जाएगा 5 की पावर t, ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 5, जैसे t बोलोगे दिस विल रिड्यूसेस टू दिस थिंग, ये पूरी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी 5 की पावर t, 5 की पावर 3 माइनस t 126, यहां से t की दो वैल्यूज आएंगी, या 5 की पावर t को वापस से p बोल देना, t की वैल्यू या तो 3 या 0। ठीक है, अब t जो है उसको 3 और 0 के बराबर रख के देख लेना भाई, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें से मेन पार्ट यही था और पहले वाला, बाकी में तो हिंट देकर ही काम चल गया। अरे वाह, ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है, बहुत जल्द आपसे कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी। ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा। प्लीज ऐसे ही जो सवाल अच्छे लगे, जो कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, उनको एक बार लिख कर देखो, रिवाइज करो अपने दिमाग में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।